इसके लिए जो अपने आप को किसी सिस्टम से ऊपर मानते हुए लोग थे, या भू माफिया थे, या किसी भी प्रकार के माफिया हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, अवैध माफिया हो, या नमस्कार। जिले में आईएएस अधिकारियों का आना जाना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन कोरोना काल का आपदा का दौर और ऐसी परिस्थितियों में जिस समय जबलपुर बहुत ज़्यादा संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस दौर में जिले की कमान संभाली थी कलेक्टर श्री करमवीर शर्मा ने। आज हम उन्हीं से उनके जबलपुर के कार्यकाल के अनुभव साझा कर रहे हैं। कलेक्टर साहब नमस्कार। आपकी कलेक्टर साहब जब पहली पदस्थापना हुई उस समय जबलपुर में कोविड का बहुत ज़्यादा फैलाव था और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी। आपने उस समय उस चुनौती को स्वीकार किया और जिला लिया। क्या चुनौतियाँ थी उस समय जो आपको प्रारंभिक? जब अगस्त 2020-21 में जो है लोगों ने ज्वाइन किया था, तो समय कोविड का फर्स्ट लहर चल रही थी और एकदम नया जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कोविड कैसे फैलता है, क्या हो रहा है, और सीमित है, नॉलेज सीमित था, अवेयरनेस ऐसी एक समस्या सामने आ गई थी कि लोग जो है थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारी टीम ने पूरा जोर से और पूरा मनोयोग के साथ में काम किया, चीज़ों को जनता तक पहुंचाया, और हॉस्पिटलाइजेशन हो, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम हो, जो उपलब्ध संसाधन है उसमें डोर टू डोर कलेक्शंस करके उन लोगों को जो है सैंपलिंग की संख्या को बढ़ाना से लेके कई सारी चीज़ें जो है उस समय की, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आया और फर्स्ट लहर जो है हमारी कंट्रोल में आई। तो उसके पश्चात जो है अवेयरनेस पर पूरा हमारा जो है फोकस रहा, और अवेयरनेस का ही परिणाम रहा कि फिर उसके बाद डाउन हुई और फिर उसके बाद जो है हम लोग कंफर्टेबल स्थिति में आए। एक वो दौर भी था कि एक वैक्सीनेशन के लिए शहरी क्षेत्र में तो थोड़ा सा लोग पॉजिटिव थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां थी। वो चुनौती किस तरीके से डील करी? आपने उसमें काफी एफर्ट किया। तो जी देखिए, पिछले साल जनवरी माह में हमारा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे इंडिया में एक साथ शुरू हुआ था। शुरुआत में 60+ जो लोग थे वो, और जो फ्रंटलाइन वर्कर और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको हम लोगों ने वैक्सीन किया था। तो ये इनकी हमने लिस्टिंग की और सब उन लोग को लिस्ट के आधार पर एक एक व्यक्ति से संपर्क किया। शुरुआती चरण में अच्छे रुझान भी आए। कुछ क्लस्टर्स में भ्रांतियाँ थी, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ क्लस्टर्स में भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीन का क्या प्रभाव होगा, कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने वैक्सीन लगाते गए लोगों को कॉन्फिडेंस आता गया, और साथ साथ में लोगों को बताया गया कि भाई जो लगाने वाले व्यक्ति हैं वो भी आपके सामने हैं, और जिसको लग रही है वो भी आप देखें स्वस्थ हैं। तो लोगों में कॉन्फिडेंस की भावना आई। धीरे धीरे ये प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रही। फिर 18+ वाले जो लोग हैं सभी लोगों को वयस्कों को हमने लगाया, प्रथम डोज लगाया। एक समय आया कि हमने प्रथम डोज लगभग 100% टच किया। फिर तेजी से हमने सेकंड डोज पे फोकस किया, और दिसंबर माह के अंत तक जो है हमने हमारा सेकंड डोज भी लगभग पूरा कर लिया। उसके बाद अभी जनवरी माह से जो है हम लोगों का 15 से 17-18 साल की उम्र के जो युवा वर्ग के लोग हैं उन लोगों का वैक्सीन लगाया। उनका भी हम फर्स्ट डोज लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। कल परसों से हमने सेकंड डोज भी जो है उनका शुरू कर दिया है। तो एक प्रकार से जो है पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने लगभग 42 लाख डोज जो है हम लोग पिछले साल लगा चुके हैं। जी, मुझे याद आता है जब सेकेंड डोज के लिए आप ब्रीफिंग करते थे तो उस समय आपकी एक दूरदृष्टता थी कि आज जो थर्ड वेव में जबलपुर उतना सफर नहीं कर रहा है। आप हमेशा उस समय भी बोलते थे कि ये सेकेंड डोज ही जो है वो हमें आगे सुरक्षित रखेगी। बिल्कुल सही है। तो देखिए, जैसे अभी इस समय कोविड के केसेस बढ़े, दिसंबर एंड से बढ़ने शुरू हुए थे, जो कि अभी फरवरी का 2 तारीख 3 तारीख आ गया है। एक समय मिड फरवरी या 20 जनवरी के आसपास में हमारे केस 1000 तक बढ़ गए। लेकिन जो उसकी ग्रेविटी थी वो उतनी नहीं थी जितनी कि सेकंड वेव में थी। कारण, उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि लोगों को इन्फेक्शन तो हुआ किसी कारण से, क्योंकि इन्फेक्शन रेट हाई था, लेकिन इतना सीवियर नहीं था कि लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हो। तो ये कारण तभी हो पाया जब हमने सेकंड डोज लगाया, 2 डोज पूरे किए। तो दिसंबर तक चूंकि हम लोग 100% लोगों को सेकंड डोज लगा चुके थे, इसलिए एक कारण ये भी रहा है कि उसका प्रभाव ये रहा कि लोगों को इन्फेक्शन हल्का फुल्का हुआ, 1-2 दिन बुखार भी आया, दवाइयाँ दी, होम आइसोलेशन में वो स्वस्थ हो गए, 6-7 दिन में वो स्वस्थ हो गए। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
ये कोविड काल की परिस्थितियों को संभालते हुए आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भू माफिया पे काफी कार्रवाई करी, मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जिसमें नकली खाद बीज पे, तो उन चीजों को किस तरीके से आप मैनेज करते थे, क्योंकि कोविड का खतरा कभी खत्म तो हुआ नहीं इस दौर में? देखिए, शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में हमेशा से रहा है कि एक अच्छा प्रशासन लोगों के पास में जाए और कानून का शासन रहे और जनता को जो है कानून में और प्रशासन में विश्वास जगे। इसके लिए जो अपने आप को किसी सिस्टम से ऊपर मानते हुए लोग थे या भू माफिया थे या किसी भी प्रकार के माफिया हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, रेत माफिया हो या कोई अन्य अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, जिन्होंने महिलाओं के प्रति कोई गलत व्यवहार किया हो या इस प्रकार के क्राइम किए हों, ये हमारे टारगेट में रहे। हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की। हमने 250 से अधिक ऐसे केसेस ऐसे रहे जिनमें कि जिला बदर करने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने सख्ती के साथ में जिला बदर किए। लगभग 120 के आसपास NSA हो तो वो NSA की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। एक विश्वास की भावना जागृत हुई और इसी का परिणाम है कि जो क्रिमिनल हैं वो उजागर होने लगे, क्योंकि एक समय था जब कोई क्राइम करता भी था तो वो डर के मारे व्यक्ति उसमें रिपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाइयाँ होने लगी रिपोर्ट्स भी बढ़ने लगी, तो और फिर उन रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाइयाँ हुई, तो एक कॉन्फिडेंस का वातावरण जो है शहर में बना। भू माफिया की ही कार्रवाई में सिर्फ रिकॉर्ड आंकड़े हुए 45 एकड़ शासकीय भूमि जो है। जी बिल्कुल, शासकीय जमीन जो है हम लोगों ने मुक्त कराने का प्रयास किया इसमें जी। न केवल शासकीय बल्कि कई निजी में भी ये इस टाइप का यदि किसी ने गंभीर अपराध किया है तो वो भी है। ऐसे जितने भी लोग थे उससे लगभग 45 एकड़ जमीन लगभग जो है ऐसी हमने शहरी क्षेत्र में हम लोग मुक्त कराई और इसकी यदि हम कॉस्ट देखें तो 150 करोड़ के आसपास जो है। इसी एक आपके कार्यकाल की और चर्चित नवाचार रहा केयर बाय कलेक्टर, ये इसके पीछे इसको लाने ये इस योजना क्या मंशा थी आपकी? देखिए, केयर बाय कलेक्टर जो है वो एक समय की मांग थी। कोविड का समय चल रहा था, ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आ रहे थे जो कि एकदम क्रिटिकल थे और न केवल जिले के बल्कि जिले के बाहर के केसेस थे जिनको कि स्पेशल अटेंशन देने की आवश्यकता थी। तो एक रूटीन ग्रीवेंसिंग सिस्टम तो हमारा चल रहा है जिसमें हमारे जन सुनवाई है या कंट्रोल रूम है या CM हेल्पलाइन है, इससे हमारी रूटीन प्रक्रिया तो लगभग चली ही थी सबकी। लेकिन यदि गंभीर प्रकृति का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको तत्काल राहत की आवश्यकता है और जीवन मरण का यदि प्रश्न है तो वो केयर बाय कलेक्टर में उस प्रकार की जो रिक्वेस्ट आती थी वो हमने एक नंबर पब्लिश किया था और वो पब्लिक डोमेन में बहुत अच्छा चर्चित भी हुआ। उस पर जो भी व्हाट्सएप या मैसेज करता था हम लोग उसकी ग्रेडिंग करते थे, जो गंभीर प्रकृति की थी वो तत्काल हम उसके निराकरण के लिए हमारी टीम उस पर वर्क करती थी। का पर्सनल मॉनिटरिंग भी हमारी तरफ से होता था। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि रात में 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी यदि किसी को मदद की आवश्यकता हुई तो हमारी टीम जो है उसको मदद उपलब्ध कराती थी। उसका एक सबसे चर्चित प्रकरण जो मुझे याद आ रहा है, एक 6 साल की बच्ची जिसका हाथ दिल में छेद था, उसको शायद जबलपुर से बाहर उसको मुंबई भेजा था जी। तो उसी के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी और उनके जो माता पिता हैं वो उतना सक्षम नहीं थे कि उनको जो है यहाँ से मुंबई के लिए ट्रांसफर हो सके, तो उसका हमने तत्काल फिर निराकरण करके उसको एक बच्चों वाली जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से मुंबई भेजा था। और अच्छा, इस दौर में एज ए IAS ऑफिसर आपने एक और बड़ा उदाहरण पूरे प्रदेश के लिए रखा, आपने अपने वेतन को खुद रुकवाया, उसके पीछे, उस निर्णय के पीछे क्या मंशा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि जो जनता के काम हैं या जो ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायतें हैं या कुछ आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक कठोर निर्णय ये लिया गया कि ऐसी जितनी भी शिकायतें हैं जिनका निराकरण तेजी से होना चाहिए नहीं हो रहा है तो उन सभी अधिकारियों के, जिला अधिकारियों के वेतन सीधे रोक दिए जाए। जनरली ये काम ऐसा होता है कि जो L1 अधिकारी है या जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनके वेतन रुक जाते हैं या उनको कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जिला अधिकारियों के नहीं होता। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला अधिकारियों की, इसलिए जिला अधिकारियों के वेतन रुके गए और उनको टारगेट दिया गया कि आप व्यक्तिगत रूप से इन समस्याओं के निराकरण में अपना लें। और इसमें चूंकि जिले के मुखिया होने के नाते मेरा भी नैतिक दायित्व था कि जो है समस्याओं का निराकरण हो, तेजी से हो, पूरे जिले की हो।
तो मैंने अपना स्वयं का वेतन भी उसमें रोका था और उस शक्ति का सुखद परिणाम भी आया। जिन लोगों ने लगभग 9,500-10,000 शिकायतें जो हैं, 10,000 जो डिमांड्स थी उसको हमने सफलतापूर्वक 1 महीने के अंदर अंदर उसकी पूर्ति करवाई, उसका निराकरण कराया और जो स्टेट रैंकिंग आती है उसमें हम लोगों को जिले में जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद ही फिर मैंने अपना वेतन दिया जी। अभी ये अचानक एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत बदलाव हुआ, आपके जहन में ऐसी कौन सी योजनाएं थी जो आपने जबलपुर के लिए सोच के रखी थी और अब वो भी नहीं कर पाए पूरी? देखिए, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं हम लोगों ने काम किया, उसके बेहतर परिणाम भी आए हैं। लेकिन अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लाईओवर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब के हमने काम स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब ये सभी जो हैं, जैसे हम यदि स्मार्ट सिटी की बात करें तो लगभग 50 से अधिक कार्य उसमें भी चल रहे हैं। फ्लाईओवर का द्रुत गति से चल रहा है, एयरपोर्ट एक्सपांशन का काम द्रुत गति से चल रहा है। ये सब ऐसे काम है जो हमने हमारे इस 1-1.5 साल के पीरियड में ये सब चीजें स्टार्ट हुई। वन टेस्टिंग वन प्रोडक्ट में मटर का जो है हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांडिंग की उसकी। हमारा निर्यात न केवल देश में बल्कि विदेशों में निर्यात हो रहा है। उसकी जो उत्पादन एरिया है वो 27,000 से बढ़कर आज 30,000-32,000 हेक्टेयर तक चला गया है। किसानों को हमने जोड़ा है, इसकी ब्रांडिंग के लिए लोगो बनाया, उससे निर्यात जो भी यहाँ से जिले से बाहर जाएगा तो उस लोगो का उपयोग किया जाएगा। 2 इंडस्ट्री ऐसी है जो विदेशों में निर्यात कर रही है, जैसे दुबई में है, बांग्लादेश में है, सिंगापुर है, जापान है, इनमें भी जो है निर्यात कर रही है। तो ये एक प्रकार से एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जो है मटर को जो एक अच्छा आयाम हमने फूड फेस्टिवल मटर फेस्टिवल के काफी सक्सेस था जी, वो किया। एक डिमांड बहुत ज्यादा थी जो शहरी क्षेत्र से जुड़ी हुई नगर निगम से कि यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो हमेशा खराब रहती थी, पुरानी थी। तो एक विशेष अभियान चलाकर पूरे 40,000 से अधिक लाइट्स जो है वो स्ट्रीट लाइट को एलईडी में कन्वर्ट किया। आज जगमगाती हुई एलईडी लाइट पूरा शहर जो है, और वो इससे कंजम्पशन भी कम, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कम हो रहा है और ये भी जो है बेहतर हो रहा है। इसमें क्लस्टर अप्रोच का हमने ध्यान दिया है। जनपद स्तर पे जिस प्रोडक्ट का अच्छा स्कोप है और जहाँ अच्छा प्रदर्शन हो रहा है उसको हमने प्रमोट किया है। जैसे सिंगाड़ा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ एक एरिया है जिसमें कि हमारा दलहन जो है फेमस है, एक एरिया है जिसमें टमाटर अच्छा उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से इनको भी हमने अभी प्रस्तावित किया है। चेन डेवलप करने में हम लोगों ने इस बार विशेष प्रयास किया है ताकि न केवल जिले के बल्कि आसपास के जिलों के भी इस टाइप के प्रोडक्ट हैं उनको स्टोर किया जा सके। अब भाई साहब, आप प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम का दायित्व अब निभाएंगे, कैसा, मतलब उसके बारे में कुछ आपके कुछ आपने उसकी प्राथमिकताएं तय करी? देखिए, मेनली जो निगम का जो काम है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर फोकस करते हुए उसको प्रचार प्रसारित करना है। और ये विभाग की खासियत ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले स्कीम और प्रोजेक्ट में ये शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी है या सोलर एनर्जी का जो उपयोग करना है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स भी इसमें संचालित हुए। इन्हीं चीज़ों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है आज की तारीख में। कुछ नए जो स्कीम्स है जिसमें कि जनता को जोड़ा जा सके, जैसे कि जनता से कोई इसकी स्कीम है, कुसुम स्कीम है, उसके तहत ऑफर दिए जाते हैं किसानों को या आम जनता को या जिनकी प्राइवेट जमीन वालों को कि वो अपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाएं और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च वो वहन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने का जो है वो एग्रीमेंट गवर्नमेंट करेगी। तो एक प्रकार से इंश्योर्ड उसका जो है प्रोडक्शन भी होगा और उसमें उसको जो है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी मिलेगा। 25 साल के एग्रीमेंट प्लस तो इसमें होते हैं। ये 2-3 स्कीम्स ऐसी हैं जो कि लाइफ चेंज कर सकती है और एक नए पैटर्न में जो है एनर्जी के एक नए पैटर्न की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। भाई साहब, अंतिम सवाल, जबलपुर के लिए क्या संदेश है? नहीं, मैं सबसे पहले तो जबलपुर के समस्त जिला वासियों का, यहाँ के आम जनता का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, समाज जन का, बुद्धिजीवियों का, यहाँ के डॉक्टर्स का, लॉयर्स का और मीडिया के हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो पिछला मेरा समय यहाँ पर बीता है उन सभी के सहयोग मेरे को मिले हैं।
हम लोगों ने कई छोटे मोटे यदि गलतियाँ की है तो हम लोगों को सचेत भी किया है ताकि हम लोग और बेहतर काम कर सकें। हमने यदि अच्छा काम किया है तो हमें अप्रिशिएशन भी मिला, इसके लिए भी मैं जो है कृतज्ञ हूँ। ये थे कलेक्टर करमवीर शर्मा जी। अब जल्द ही हम इनसे प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम के रूप में भी रूबरू होंगे और उसकी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।